जय हिंद। आज हम लोग पर्वत का अध्ययन करेंगे और ये पर्वत एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। जब अगला वर्ग को बताया गया था तो उसमें ये बताया गया था कि आयु के आधार पर पर्वत दो प्रकार के होते हैं, प्राचीन पर्वत और नूतन पर्वत। लेकिन यहाँ पर हमें आयु के आधार पे पर्वत नहीं पढ़ना है, यहाँ हमें उत्पत्ति के आधार पे पर्वत का अध्ययन करना है। आयु के आधार पे नहीं, उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पर पर्वत चार प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पे पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, चार पर्वत। एक आपका बलित पर्वत है, ब्लॉक पर्वत, संचित पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। तो सबसे पहले हमें बलित पर्वत देखना है। बलित पर्वत है क्या? तो अब हमें यह समझना है कि बलित पर्वत क्या है और इसका निर्माण कैसे होता है। तो इसमें यह बताया जाता है कि मान लीजिए ये चट्टान है, ठीक है, ये आपका चट्टान है और ये चट्टान है, यानी कहने का मतलब चट्टानों की संख्या 2 हो गया, हुआ ना। यानी एक चट्टान ये है और एक चट्टान ये, यानी पहला चट्टान ये, दूसरा चट्टान। तो बलित पर्वत, ये सब माइंड में सेट रखिएगा। बलित पर्वत का निर्माण होने के लिए 2 चट्टानों की आवश्यकता पड़ती है, 2 चट्टानों की आवश्यकता पड़ती है। और ये दोनों चट्टान विपरीत दिशा से जब एक केंद्र की तरफ आती है, ये दोनों चट्टान विपरीत दिशा से जब केंद्र पर बल लगाती है तो उसे हम स्पीडन बल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्पीडन बल। यानी 2 विपरीत दिशा से आने वाली चट्टानें या परतें, 2 विपरीत दिशा से आने वाली चट्टानें जब केंद्र पर बल लगाती है, 2 विपरीत दिशा से आने वाली चट्टानें जब केंद्र पर बल लगाती है तो उसे हम स्पीडन बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्पीडन बल। यानी एक चट्टान इधर से आ रही है और दूसरा चट्टान इधर से आ रही है और ये केंद्र पर बल लगा रही है, यानी ये दोनों आकर टकराएंगे, ये फिक्स है। तो ये विपरीत दिशा से आने वाली चट्टानें जब केंद्र पे बल लगाएगी तो इस तरह की बल को हम स्पीडन बल कहते हैं। इस तरह की बल को क्या कहते हैं हम? स्पीडन बल। और स्पीडन बल के ही कारण इसका बीच का भाग उठ जाता है ऊपर की ओर, इसका बीच का भाग ऊपर की ओर उठ जाता है और एक पर्वत का निर्माण होता है जिसे हम बलित पर्वत कहते हैं। अब इसे इसका परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ, देखिएगा इसमें लिखा हुआ, 2 विपरीत दिशा से जब एक ही केंद्र पर बल लगता है तो उसे स्पीडन बल कहा जाता है। और स्पीडन बल से ही चट्टानों की परतें मुड़ जाती है। देखिए मुड़ गई है ना, ये क्या हुआ? मुड़ गया। ये दोनों टकराया तो ऊपर की ओर मुड़ गया, चट्टाने की परतें मुड़ जाती है जिससे बलित पर्वत का निर्माण होता है। जैसे में आपका हिमालय, आल्प्स और रॉकी पर्वत। अब ये पर्वत तो 4 प्रकार के होते हैं जिसमें सबसे बड़ा पर्वत होता है बलित पर्वत। सबसे बड़ा पर्वत अगर पूछा जाए तो वो है बलित पर्वत। यानी 2 विपरीत दिशा से आने वाली चट्टानें केंद्र पर टकराती है और टकराने के बाद वो मुड़ जाती है तो वो बलित पर्वत बनती है। लेकिन इस क्रम में देखिए क्या होता है, वो चट्टान मुड़ती है तो उसकी जो स्थिति है इस तरह का हो जाती है, ये इस तरह का। तो ये देखिए, तो इसमें चट्टान का जो उभरा हुआ एरिया रहता है ना, उसे अपनति कहते हैं। यानी बलित पर्वत में जो चट्टान मुड़ती है तो उसका जो ऊपर का जो एरिया होता है उसे कहते हैं अपनति, और जो धंसा हुआ एरिया होता है उसे कहते हैं अभिनति। अब देखिएगा कौन कौन सी ऐसी चट्टानें हैं जो कौन कौन सी ऐसी पर्वत हैं जो बलित पर्वत हैं। तो एक आपका हो गया आल्प्स पर्वत जो कि यूरोप में है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत जो ऑस्ट्रेलिया में है, एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में है, एटलस पर्वत अफ्रीका में है, रॉकी पर्वत
उत्तरी अमेरिका में है, हिमालय पर्वत एशिया में है। यानी यहाँ पे आपको 6 पर्वत का नाम दिया हुआ है और ये 6 पर्वत है वो सब क्या है, बलित पर्वत है। अब हमें आल्पस पर्वत देखना, आल्पस पर्वत है क्या। अब हम आल्पस पर्वत का अध्ययन करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। ये जो आल्पस पर्वत है ना, वो एक बलित पर्वत है। ये जो आल्पस पर्वत है वो कैसा पर्वत है, तो वो एक बलित पर्वत है, बलित पर्वत। तो आल्पस पर्वत एक बलित पर्वत है और ये यूरोप महाद्वीप में है। ये कहाँ है, यूरोप महाद्वीप में। ऐसे ये यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत है, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत है। ये यूरोप महाद्वीप के एक देश नहीं बल्कि 8 देशों में फैला हुआ है, जिसमें कुछ देशों का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, जैसे फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में ये फैला हुआ है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है। अगर पूछा जाए जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, उसी तरह से यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ा पर्वत आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है। और ये माउंट ब्लैक कहाँ है, फ्रांस में है। कहाँ है, फ्रांस में। अब देखिएगा, एक है मैटरहॉर्न पर्वत। हम इससे क्यों आपको इसके बारे में बता रहे हैं। हाल ही में जब हमारे यहाँ कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का मामला आया, अभी भी वो मामला है, तो कोविड-19 के ही मामला के दौरान मैगजीन में, न्यूज पर मैटरहॉर्न पर्वत का नाम आ रहा था। यानी हाल ही में ये चर्चा में रहा है, मैटरहॉर्न पर्वत। तो शायद एग्जाम में इससे सवाल पूछ सकता है। अब देखिएगा मैटरहॉर्न पर्वत चर्चा में क्यों था। बताया जाता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है गेरी हॉफस्टीटर। एक व्यक्ति है जिसका नाम है गेरी हॉफस्टीटर। तो ये जो गेरी हॉफस्टीटर है ना, ये जानते क्या किया था, कोविड-19 की लड़ाई लड़ने के लिए, भारत के साथ एकजुटता बनाए रखने में के लिए ये मैटरहॉर्न पर्वत पर तिरंगा झंडा का चित्र बना दिया था। क्या बनाया था, तिरंगा झंडा का चित्र बना दिया था। इसीलिए ये चर्चा में रहा। तो देखिएगा फिर से, एक व्यक्ति है जिसका नाम है गेरी हॉफस्टीटर। तो गेरी हॉफस्टीटर कोविड-19 की लड़ाई लड़ने के लिए, यानी कोरोना वायरस की लड़ाई लड़ने के लिए, कोरोना वायरस पर जीत की लड़ाई लड़ने के लिए भारत के साथ एकजुटता व्यक्त करने के रूप में, यानी कोविड-19 का ये एक जंग लड़ रहा था, यानी पूरी दुनिया जंग लड़ रही है, सबकी सोच है कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस खत्म हो जाए। तो इसमें भारत के साथ एकजुटता दिखाने के लिए ये मैटरहॉर्न पर्वत पर एक तिरंगा झंडा का चित्र बना दिया। तो पहला ये क्वेश्चन बनेगा कि कोविड-19 की लड़ाई लड़ने के लिए किस व्यक्ति ने मैटरहॉर्न पर्वत पे तिरंगा का चित्र बनाया था, वो गेरी हॉफस्टीटर है। दूसरा सवाल, कोविड-19 की लड़ाई लड़ने के लिए भारत के साथ एकजुटता दिखाने के लिए गेरी हॉफस्टीटर ने किस पर्वत पे तिरंगा बनाया था, तो वो है मैटरहॉर्न पर्वत। चलिए, ये मैटरहॉर्न पर्वत किस महाद्वीप में है, तो ये है यूरोप में। और ये किस पर्वत का अंग है, मैटरहॉर्न पर्वत है तो वो किस पर्वत का अंग है, तो वो आल्प्स पर्वत का अंग है। किसका, आल्प्स पर्वत का अंग है। अब देखिएगा, मैटरहॉर्न पर्वत की बात करें तो महाद्वीप पूछता है, तो ये है यूरोप में। ऊंचाई पूछे तो 4478 मीटर, और देश पूछे कि मैटरहॉर्न पर्वत कहाँ है, तो वो है स्विट्जरलैंड और इटली में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक पर्वत है। अब सवाल है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कैसी पर्वत है, तो वो बलित पर्वत है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत किस महाद्वीप में है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दुनिया की सबसे छोटी महाद्वीप है। अब इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी कोसी-यूस्को है। कोसी-यूस्को ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो फिर से एक बार देखिएगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कैसी पर्वत है,
तो बलित पर्वत है, किस महाद्वीप में है? ऑस्ट्रेलिया में है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कोसियुस्को। अब इस कोसियुस्को से एक नदी निकलती है, इस कोसियुस्को से एक नदी निकलती है, ध्यान दीजिएगा। ये जो कोसियुस्को है, ये इसकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कोसियुस्को। इससे एक नदी निकलती है, ये आपका नदी हो गया। और इस नदी का नाम है डार्लिंग नदी। इस नदी का नाम क्या है? डार्लिंग नदी। अब ये डार्लिंग नदी किस देश में बहती है? तो ऑस्ट्रेलिया में बहती है, ऑस्ट्रेलिया में बहती है। और ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है जिसका नाम है सिडनी। तो ये सिडनी जो है ना, वो डार्लिंग नदी के ही तट पे है। तो अगर पूछा जाए कि सिडनी किस नदी के तट पे है, तो वो डार्लिंग नदी के तट पे है। और ये जो डार्लिंग नदी है वो किस देश में बहती है? ऑस्ट्रेलिया में बहती है। और इस कहाँ से निकलती है? तो कोसियुस्को से निकलती है। और ये कोसियुस्को जो है, ये जो चोटी है वो किसका है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का है। अब हम ब्लॉक पर्वत का अध्ययन करेंगे। आप इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। आखिर ये ब्लॉक पर्वत है क्या? तो देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, दो समानांतर भ्रश, यानी भ्रशों की संख्या 2 बता रहा है। और दोनों को क्या बता रहा है? समानांतर। तो दो समानांतर भ्रशों के बीच का भूखंड, यानी बीच का ये वाला एरिया ऊपर की ओर उठ जाता है, ऊपर की ओर उठ जाता है। ऐसा फिगर में देख रहे हैं, ये दो भ्रश है और दोनों समानांतर है। इसका बीच का जो एरिया है ना, वो ऊपर की ओर उठ गया है। देखिए भाई, ये बीच में निकल गया है। तो एक पर्वत का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं ब्लॉक पर्वत। लेकिन ये अगर ऊपर की ओर निकला है तो यहाँ पे देखिए फिगर इंगित कर रहा है, जो ये बता रहा है कि नीचे से इसे ढकेला जा रहा है, नीचे से क्या किया गया? ढकेला गया है। तो दो समानांतर भ्रश का बीच का भूखंड अगर ऊपर की ओर उठता है तो कैसे उठेगा? सबसे पहले तो उसमें एक दरार पैदा होगा। अगर इस तरह से है, ये है, ये भी है, तो उसमें दरार पैदा होगा। सबसे पहले उसमें क्या होगा? दरार पैदा होगा। उसके बाद अंदर से एक बल लगेगा। अंदर से क्या लगेगा? एक बल लगेगा। तो जब अंदर से बल लगेगा तो ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। ये वाला पार्ट क्या है? ऊपर आ जाएगा। तो वो ऊपर वाला पार्ट है ना, जो एक पर्वत का रूप ले लेगा, जिसे हम कहते हैं ब्लॉक पर्वत। अब देखिएगा, अब इधर से आइएगा, इधर से आप जाइए, तो जैसे इधर से जाइएगा आपको ये ऊंचा दिखाई देगा, तो ये पर्वत की तरफ हो गया। अब इधर से आइए तो इस तरफ से भी आइएगा तो ये वाला एरिया आपको ऊंचा दिखाई देगा, तो वो क्या हो गया? ब्लॉक पर्वत। तो हम अपनी भाषा में यही बोल सकते हैं कि ब्लॉक पर्वत में होता ये है कि किनारे वाला एरिया तो ठीक रहता है, लेकिन बीच वाला एरिया ऊपर की ओर निकल जाता है। यानी भ्रश, जो भ्रश होता है उसमें होता यह है कि बीच वाला एरिया ऊपर निकल गया और किनारे वाला एरिया सेम टू सेम रह गया। तो उससे एक पर्वत का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं ब्लॉक पर्वत। लेकिन ब्लॉक पर्वत में जो बल लगाया गया है वो नीचे से लगाया गया, तब ये ऊपर की ओर भागा है। अब देखिएगा इसमें लिखा है कि ब्लॉक पर्वत का शिखर समतल होता है। तो देखिएगा ये शिखर वो क्या है? समतल है। क्या है? समतल है। अब देखिएगा यहाँ पे है सतपुड़ा पर्वत। कौन कौन सी पर्वतें हैं? यानी कौन कौन सी पर्वतें हैं जो ब्लॉक पर्वत है? तो एक आपका हो गया सतपुड़ा पर्वत, ये ब्लॉक पर्वत है, ये अपर इंडिया में है। फिर है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो कि जर्मनी में है। सियरा नेवादा पर्वत जो कैलिफोर्निया में है। फिर वास जेस पर्वत फ्रांस में, नीलगिरी पर्वत भारत में, और सॉल्ट रेंज पर्वत पाकिस्तान में। तो ये सब जितना भी पर्वत है ना, वो सबके सब क्या है? ब्लॉक पर्वत है। फिर से इसको देखिएगा, ब्लॉक पर्वत में होता यह है कि दो समानांतर भ्रश रहता है, उसका बीच का पार्ट ऊपर की ओर उठ जाता है, यानी अंदर से एक बल लगता है, तब एक ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। और ये सब जो नीचे दिखाया जा रहा है, ये सब जो पर्वतें हैं ना, वो सब ब्लॉक पर्वत है। जैसे अगला वाला वीडियो में आपको ये दिखाया गया था कि कौन कौन से पर्वत बलित पर्वत है, उसी तरह से इस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि कौन कौन से पर्वत ब्लॉक पर्वत है।
क्योंकि एग्जाम वाले पूछता है निम्नलिखित में से कौन बलित पर्वत है, निम्नलिखित में से कौन ब्लॉक पर्वत है। अब देखिएगा ये हॉर्स्ट पर्वत, देखिएगा ये ब्लॉकी पर्वत की तरह है। ऐसी बात है कि इसके लिए अलग से हमें पढ़ना पड़ेगा। इसमें ये होता है कि किनारा वाला भाग है ना वो धंस रहा है। देखिएगा इसमें लिख रहा है दो समानांतर भ्रशों की बाहरी भूखंड को नीचे की ओर धंस जाने से, यानी दो समानांतर भ्रशों की जो बाहरी भूखंड है, यानी ये वाला ये बाहर है और ये बाहर है, वो क्या हो रहा है कि नीचे की ओर धंस गया और बीच वाला एरिया मतलब यही रह गया। अब ये नीचे की ओर धंस गया, ये नीचे की ओर धंस गया और ये तो यही रह गया। तो ऐसी परिस्थिति में ये भी पर्वत बन जाएगा। तो आप इधर से जाइएगा ना तो अब ये धंसा हुआ एरिया इधर से जाएगा तो ये ऊंचा देखने लगेगा और इस तरफ से जाएगा तो फिर ये ऊंचा देखने लगेगा। तो थोड़ा सा जो फिगर है ना वो सेम टू सेम है दोनों का। ब्लॉक पर्वत इसका फिगर सेम टू सेम है, लेकिन जो क्रिया है ना दोनों में यही अंतर हुआ है कि इसमें समानांतर में हुआ ये कि नीचे वाला समानांतर में हुआ ये कि बीच वाला उठ गया और इसमें समानांतर में हुआ ये कि किनारे वाला बैठ गया, तो बीच वाला अपने आप ऊपर हो गया। तो इस तरह के पर्वत को हम कहते हैं हॉर्स्ट पर्वत। जैसे कि हॉर्स्ट पर्वत है जो जर्मनी में है, समझे ना, देखने में एक जैसा लगता है दोनों, लेकिन क्रिया में थोड़ा सा अंतर हुआ है। अब देखिएगा भ्रशों के प्रकार। भ्रश जो होता है ना वो मुख्यतः 4 प्रकार के होता है। एक समान भ्रश, दूसरा व्युत्क्रम भ्रश, तीसरा फर्शीय भ्रश और चौथा शोभनीय भ्रश। अब हमें सामान्य भ्रश पढ़ना है। समान भ्रश में ये कहता है कि मान लेते हैं कि ये प्लेट है, 2 प्लेट है और ये दोनों प्लेट है ना, जो पहले तो फिर से कर दिया, मान लेते हैं कि ये प्लेट है, ठीक है, इसमें दरार पैदा हुआ, इसमें क्या हुआ, दरार पैदा हुआ। तो एक प्लेट है और एक प्लेट है, 2 प्लेट नहीं एक ही प्लेट है, एक प्लेट है और उसका बीच में दरार पैदा हुआ। अब दरार पैदा हुआ ना तो वो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में भागना शुरू किया। ऐसे देखिएगा ये प्लेट, अब इसको हम ये कहते हैं, इसको बी कह सकते हैं। अब देखिएगा प्लेट पहले सटा हुआ था, दोनों एक ही था, लेकिन बीच में दरार पैदा हुआ। दरार पैदा होने से हुआ है कि एक प्लेट इधर भाग गया, एक प्लेट यानी उधर, यानी विपरीत, यानी दोनों प्लेट में दरार पैदा हुआ, यानी दरार हुआ और दोनों प्लेट एक दूसरे से विपरीत चला गया। तो इस तरह की पर्वत को हम, इस तरह की भ्रश को कहते हैं समान भ्रश। और ये जो समान भ्रश होता है वो तनाव बल के कारण होता है, तनाव बल के कारण हुआ, तनाव बल के कारण होता है। अगर पूछा जाए कि समान भ्रश की जो घटनाएं होती है वो किस बल के कारण होता है, तो तनाव बल के कारण। यानी समान भ्रश है क्या, सबसे पहला समान भ्रश है क्या, तो हम ये बोलेंगे कि प्लेटों में दरार पड़ने पर, प्लेटों में दरार पड़ने पर उसके खंड एक दूसरे से विपरीत दिशा में चला जाता है, उसके खंड एक दूसरे से विपरीत दिशा में चला जाता है, तो उसे हम समान भ्रश कहते हैं। लेकिन ये जो समान भ्रश की जो घटना होती है वो किस बल के कारण होती है, तो वो होता है तनाव बल के कारण। किससे? अब हमें पढ़ना है व्युत्क्रम भ्रश। तो अब ये देखना है कि व्युत्क्रम भ्रश है क्या। तो इसमें ये बताया जाता है कि मान लीजिए एक चट्टान है, ये क्या है, एक चट्टान है, ये एक चट्टान है और चट्टान में बीच से दरार पड़ गई, यानी एक चट्टान है, चट्टान एक ही है और उसमें बीच से क्या हुआ, दरार पड़ गया। तो जब दरार पड़ा तो ये जो चट्टानें हैं ये एक दूसरे के ऊपर खिसक गया। थोड़ा सा इसको इस तरह से, ये जो चट्टानें हैं ध्यान दीजिएगा इसको, यानी कहने का मतलब एक चट्टान आपका हो गया, ये एक चट्टान है और इसमें दरार पड़ गया, इसमें क्या हुआ, दरार पड़ गया। तो दरार पड़ने से हुआ ये कि ये चट्टान इस तरह से हो गया, यानी आमने सामने घिसक गया और घिसकने के बाद ये चट्टान
एक दूसरे के ऊपर नीचे हो गया। तो अगर इस तरह की घटना होती है तो उसे हम कहते हैं व्युत्क्रम भ्रंश। क्या कहते हैं? व्युत्क्रम भ्रंश। यानी व्युत्क्रम भ्रंश में होता क्या है, यानी किस तरह की घटना हो तो हम कहेंगे कि व्युत्क्रम भ्रंश है। तो एक चट्टान है और उस चट्टान में दरार आया और दरार पड़ने से चट्टान दो खंड में टूटा और दो खंड में टूटने से ये आमने सामने घिसक गया और घिसकने के बाद एक दूसरे के थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। जैसे एक दूसरे के थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ना, ये क्या है, एक दूसरे के थोड़ा ऊपर नीचे घिसक गया। ऊपर से ये थोड़ा सा इधर घुसा हुआ और थोड़ा सा अंदर से ये घुसा हुआ है। तो इस तरह के हम चट्टान को कहेंगे व्युत्क्रम भ्रंश। अब देखिएगा व्युत्क्रम भ्रंश की जो अब ये देखना हमें है कि जो भ्रंश की जो घटना होती है वो होता है तनाव से होता है। कभी भी पूछा जाए कि भ्रंश की घटना किससे होती है तो तनाव से होती है, लेकिन व्युत्क्रम भ्रंश की घटना जो होती है वो स्पीडन से होती है। तो देखिएगा भ्रंश को 4 पार्ट में बांटा गया है और इसकी सारी घटनाएं तनाव से होती है, सिर्फ ये सिंगल होता है स्पीडन से। तो ये बलित की घटना होती है स्पीडन से, बलित की घटना होती है वो स्पीडन से होती है और भ्रंश की घटना तनाव से होती है। लेकिन एकमात्र व्युत्क्रम एक ऐसे भ्रंश की घटना है जो स्पीडन से होती है। तो सवाल ये है, कभी से पूछा जाए कि बलित की घटना किससे होती है, तो बलित पर्वत यानी बलित की घटना होती है स्पीडन से और भ्रंश की घटना होती है तनाव से। लेकिन फिर भी कौन से ऐसे भ्रंश की घटना है जो स्पीडन से होती है, वो है एकमात्र व्युत्क्रम। अब देखिएगा पार्श्वीय भ्रंश क्या होता है। इसमें होता यह है कि जब दो विपरीत दिशाओं से तनाव लगता है तो चट्टान एक दूसरे के विपरीत दिशा में घिसक जाते हैं, यानी आगे पीछे हो जाते हैं। यानी ये दोनों चट्टान सेम था, ये दोनों चट्टान है ना, वो पहले इस तरह से था, सेम जगह पे सेम था। लेकिन जब दो विपरीत दिशा से जब बल लगा ना इस पर, तो ये दोनों आगे पीछे हो गए, इस तरह से हो गया, ये दोनों इस तरह से हो गया। तो उस यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब दो विपरीत दिशा से चट्टानों पर तनाव लगता है तो ये दोनों चट्टान अपने खुद के आगे पीछे घिसक जाते हैं। वो ऊपर नीचे है लेकिन क्या खुद के आगे पीछे घिसक जाते हैं। तो इस तरह की घटना को पार्श्वीय भ्रंश कहते हैं। तो चाहे समान भ्रंश हो, चाहे आपका व्युत्क्रम भ्रंश हो, चाहे पार्श्वीय भ्रंश हो, जितना भी घटना हो रहा है दो ही के बीच हो रहा है, 3 के बीच नहीं हो रहा है। लेकिन सोपनी भ्रंश है ना, जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 के भी साथ हो सकता है, समझे ना। लेकिन सोपानी भ्रंश क्या है? सोपानी भ्रंश में हम ये बोलेंगे कि इसमें अनेक भ्रंश होता है, यानी 2 से अधिक भ्रंश होता है। सब में तो एक था, टूटने के बाद 2 हो गया, तो 2 होते जा रहा है। लेकिन इसमें अनेक भ्रंश होता है, और सभी भ्रंश एक दूसरे के समानांतर होता है, और वो सीढ़ी जैसा होता है। तो उसे हम सीढ़ीनुमा भ्रंश भी कह देते हैं। हमारे जो राय नदी जो है वो सोपानी भ्रंश से ही होकर गुजरती है। राय नदी, ये जो राय नदी है वो सोपानी भ्रंश से ही होकर गुजरती है। तो अगर पूछा जाए कि ये जो राय नदी है वो किस तरह की भ्रंशों से होकर बहती है, समान भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश, पार्श्वीय भ्रंश या सोपानी भ्रंश, वो कौन सा भ्रंश होगा? सोपानी भ्रंश। अब ये राय नदी जो है ना वो यूरोप में बहती है। यूरोप महाद्वीप का नाम सुने होंगे, यूरोप में बहती है। ये यूरोप के कई देशों में बहती है। इसे यूरोपीय व्यापार का जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन रेखा। तो इसे यूरोपीय व्यापार का जीवन रेखा कहा जाता है। और अगला पॉइंट, ये नदी से कोयला ये जो नदी है इस नदी से कोयला ढोया जाता है। तो इसे कोयला नदी या कोयला ढोने वाली नदी कही जाती है। पूछा जाए कि इस नदी को यूरोपीय व्यापार का जीवन रेखा कहा जाता है या कोयला नदी कहा जाता है या कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है, वो क्या है? राय नदी। तो आपका भ्रंश 4 प्रकार के होते हैं, चारों को बता दिया गया। अब देखिए भ्रंश से कौन कौन सी घटनाएं होती है, भ्रंश से क्या क्या
कौन कौन सी स्थल कृतियां का निर्माण होती है। तो भ्रश से ही आपका ब्लैक पर्वत का निर्माण होता है, ब्लैक पर्वत का निर्माण होता है, समझे ना। फिर भ्रश से ही ब्लैक के साथ एक और पर्वत था, समझे ना, उसका भी निर्माण होता है। ब्लैक से आपका भ्रश घाट, ब्लैक भ्रश से आपका भ्रश घाटी का निर्माण होता है, जिसे हम रिफ्ट घाटी कहते हैं। भ्रश से ही आपका ये रैंप घाटी का निर्माण होता है, भ्रश से ही आपका रैंप घाटी का निर्माण होता है। तो भ्रश से ब्लैक पर्वत का निर्माण होता है, इसके साथ एक और था हस्ट पर्वत, उसका भी निर्माण होता है, वो हम पढ़ लिए हैं। ब्लैक पर्वत हस्ट पर्वत दोनों पढ़ लिए हैं। अब हमको भ्रश घाटी पढ़ना है। भ्रश घाटी होता क्या है? तो भ्रश घाटी में ये होता है कि चट्टान सब समानांतर होता है। क्या होता है? समानांतर होता है, लेकिन तनाव के कारण इसका जो बीच का भाग है वो धंस जाता है। तनाव के कारण इसका जो बीच का जो भाग है वो धंस जाता है। तो हम बोलेंगे दो समानांतर चट्टानों की अगर बीच का भाग धंस जाए तनाव के कारण, तो एक घाटी का निर्माण होता है, जिसे हम भ्रश घाटी या रिफ्ट घाटी कहते हैं। अब देखिएगा, ये जो भ्रश घाटी यानी जो रिफ्ट घाटी है, इसका उदाहरण में अब देखिएगा, हमारे यहाँ नर्मदा, दामोदर और ताप्ती नदी, ये सब भ्रश घाटी से होकर गुजरती है, यानी रिफ्ट घाटी से होकर, ये अंग्रेजी नाम है। तो ये सब रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है। तो भारत की कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो भ्रश घाटी से होकर गुजरती है? तो नर्मदा नदी, दामोदर नदी और ताप्ती नदी। एक मृत सागर का आप नाम सुने होंगे, मृत सागर, दक्षिण का मृत सागर या दक्षिण का मृत सागर, ये सब के सब जो है वो सब में आपका रिफ्ट घाटी ही है, ये सब रिफ्ट घाटी से बना है। फिर कैलिफोर्निया सागर है, वो भी आपका रिफ्ट घाटी में ही आता है। देखिएगा, अब हमको संचित पर्वत पढ़ना है। संचित पर्वत, तो ये संचित पर्वत है क्या? तो बताया जाता है कि ज्वालामुखी के दौरान निकलने वाले लावा और अन्य पदार्थ को जम जाने पर संचित पर्वत का निर्माण होता है। संचित पर्वत का निर्माण होता है। जैसे एक पर्वत है जिसका नाम है फ्यूजियमा पर्वत। ये फ्यूजियमा पर्वत आपका जापान में है। तो धरती से निकलने वाली लावा, ज्वालामुखी के दौरान धरती से जो लावा निकलती है और अन्य पदार्थ और भी बहुत सारे पदार्थ जब जमा हो जाता है तो उसे हम संचित पर्वत कहते हैं। या आप ये भी देख सकते हैं कि कंकड़, पत्थर, बालू, ये सब को भी मिलने से एक बहुत बड़ा ढेर का निर्माण होता है, जिसे हम संचित पर्वत कहते हैं। जैसे राजस्थान में रेगिस्तान का स्तूप कह सकते हैं, जैसे आपका फ्यूजियमा पर्वत कह सकते हैं जो जापान में। एक है अवशिष्ट पर्वत। ये क्या है? अवशिष्ट पर्वत। तो बताया जाता है कि एक अपरदन की घटना होती है। अपरदन, इसमें चट्टान कटते छटते हैं। तो अपरदन की घटना से चट्टान जो कटता छटता है, तो उस कटने छटने के बाद जो पर्वत का निर्माण होता है उसे कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। जैसे आप पारसनाथ की पहाड़ी का नाम ले सकते हैं, जैसे आप पारसनाथ की पहाड़ी, उसके बाद अरावली पहाड़ी का नाम ले सकते हैं। ये सब ऐसे पर्वत हैं जो आपका एक अवशिष्ट पर्वत है।